बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से, न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि हम इस अफजल महीने की जो ढेरों बरकतें हैं उसको समेट सकें और जो है इस दुनिया को इस वक्त जितने चैलेंजेस का सामना है अल्लाह करे कि वो भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएं। बड़ी ही ज़रूरी दुआ है इस रमज़ान में करने के लिए कि कोरोना की जो वबा है उससे इस दुनिया की जो है वो जान छूट जाए। हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहाँ भी त्यौहार आते हैं, ख़ासतौर पर अगर मजहबी त्यौहारों की बात की जाए तो ऑफर्स लगती हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, सेलें लगती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मामला है बिल्कुल ही उलट होता है। गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि रमज़ान मुबारक में महंगाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े गए और इस साल रमज़ान की आमद से कबल ही हुकूमत ने महंगाई को उड़ान भरने से रोकने के लिए जहां बेशुमार इजलास बुलाए, कई तरह के इकदाम भी उठाए गए। यकीनन ऐसे वक्त में जब महंगाई की शरह 18% तक पहुंच चुकी है, महंगाई को बेलगाम होने से रोकने के लिए खातिर खा जो इंतजाम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मगर खबर यह है कि रमज़ान की आमद से कबल ही मुल्क भर में मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं, जिसके बाद अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं। दुकानदार फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो एक तरफ पंजाब हुकूमत ने 313 रमज़ान बाजार कायम किए हैं, मगर लोगों की जानिब से अशिया खुरनोश मैसर न होने की शिकायत जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। हुकूमती ऐलानात का तस्करा कर लिया जाए तो पंजाब में हुकूमत ने बड़ा रिलीफ देने का ऐलान किया था। बताया गया था कि आटे पर 242 करोड़ जबकि चीनी पर 54 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सस्ते रमजान बाजारों में आटे का 10 किलो का थैला 375 रुपए में फरोख्त करने की मंसूबाबंदी की गई, जबकि चीनी 65 रुपए फी किलो बेचने का प्लान बनाया गया। घी और कुकिंग ऑयल मार्केट से 10 रुपए फी किलो सस्ता, जबकि मुर्गी के गोश्त पर 10 रुपए फी किलो सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। यही नहीं बल्कि सब्जियों और फलों की कीमतें डीसी रेट से 25% कम रखने की नवीद भी सुनाई गई। मगर आज की ही बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बेशतर रमजान बाजारों में चीनी और आटा स्टॉल्स पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने में आई। आवाम शिकवा करते रहे कि 2-2 घंटे लाइनों में लगने से थक चुके हैं और जब बारी आती है तो सिर्फ 2 किलो चीनी जो है वो फराहम की जाती है। यही नहीं बल्कि सस्ती सब्जियों की फराहमी के हवाले से भी शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। आवाम जो है वो हुकूमती इक़दामात पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि रमज़ान बाजारों की ताज़ीन और आराइश पर तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर चीनी, घी और दीगर अशिया ज़रूरिया पर यह सब्सिडी महदूद दी गई है और इस सब्सिडी के बाद भी सिर्फ 2 किलो चीनी और 1 किलो प्याज और आधा किलो टमाटर जो है वो खरीदे जा सकते हैं। ये एक लिमिट है जो कायम की गई है। उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर इस तरह की क्यों रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई है। हुकूमत की तरफ से कायम करदा सस्ते बाजारों में मटन और बीफ के हवाले से भी लोगों की शिकायत सामने आई हैं, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि उम्र रसीदा और बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फलों में सिर्फ केले और अमरूद ही रखे गए हैं। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब का तस्करा कर लिया जाए तो मुख्तलिफ शहरों से रमज़ान बाजारों के गैर फाल होने की शिकायत भी सामने आई है। मुख्तलिफ शहरों में रमजान बाजारों के इंतजामात ही मुकम्मल नहीं हो सके हैं। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के खाली स्टॉल्स दुकानदारों को मुंह चढ़ा रहे हैं और शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। बड़े बड़े दावों के बावजूद आखिर ऐसे हालात क्यों हैं, इसी पर तफसील से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आवाम को रिलीफ देने की बात तो की जाती है, मगर सिर्फ बात ही क्यों की जाती है, कोई प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो नहीं देखने में आता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी आमिर सलामत लाहौर से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नदीम कुरैशी साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बड़े बड़े दावे कर रही हुकूमत, सब्सिडी के ऐलानात हुए, मगर आज पंजाब भर में लोग बड़े परेशान रहे हैं और ये फिंगर मार्किंग का क्या मामला है? कहा जा रहा है कि फिंगर पे मार्क कर दिया जाता है और उसके बाद आप दोबारा जो है वो चीज खरीद नहीं सकते हैं। ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल आयशा, जिस तरह से 2 रोज से फॉल हैं रमजान बाजार और आज पहला रोजा भी हो गया है और कि जिस तरह से मार्केट की सूरत की बात की जाए, हुकूमती जो दावे थे वो सिर्फ रमजान बाजारों की हद तक ही दिखाई दिए हैं और वहां पर भी इतनी बद इंतजामी देखने को मिल रही है कि जो चीनी के स्टॉल्स हैं, समाजी फासले की बात की जाती है, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की बात की जाती है, मगर सरकार की जानिब से लगाए गए शहर लाहौर के 30 रमजान बाजारों में हम देखते हैं कि क्योंकि जगह बहुत थोड़ी होती है और चीनी की जो कतारें हैं बहुत लंबी लग जाती हैं, वहां पर समाजी फासले
फासले को बरकरार रखना मुमकिन ही नहीं है। और जबकि एक शिकायत मौसूल हो रही थी, इंतजामिया का कहना है कि वो फिंगर मार्किंग कर रहे हैं कि जो एक बार चीनी लेके जा रहा है उसको दोबारा चीनी नहीं दी जाती। उनका ये कहना है कि कई कई पैकेट्स ये लोग ले जाते हैं, मगर ये भी इंतजामिया का फेलियर है कि वो कैसे डिफाइन नहीं कर पाते कि ये एक बंदा दोबारा चीनी लेके चला जाए। ठीक है, रश होता है, मगर जो सूरत हाल हमने आज भी सारा दिन देखी है कि चीनी के स्टॉल्स हों, आम मार्केट के मुताबिक उसमें रिलीफ तो दिया गया है। 65 रुपए चीनी की क्वालिटी जो है वो अभी भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। ना तो बहुत ज्यादा मोटी चीनी है, ना ही ज्यादा बारीक चीनी है, दरमियानी क्वालिटी की चीनी रखी गई है। मगर ये सबसे बदकिस्मती ये है कि लाहौर में जो दीगर मुकामात हैं, 1.5 करोड़ की आबादी के शहर पर सिर्फ और सिर्फ 30 रमजान बाजार नाकाफी है। ये तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पहले लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर थी चीजें, अब अगर थोड़ी सब्सिडी दे दी, थोड़ी सस्ती कर दी, तो अब पैसे लेकर भी लोग जा रहे हैं। तो पहले तो वो 2 घंटे की लाइन में लगेंगे और उसके बाद सिर्फ 2 किलो चीनी मिलेगी और फिर उनकी उंगली पर निशान लगा दिया जाएगा ताकि दोबारा जो है वो चीनी लेने ना आ सकें। ये तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई कि पैसे लेकर भी अब आपको चीज नहीं मिल रही यहाँ पर। आशा, ये बड़ी एक ताजुब की बात भी देखने वाले, लोग गमो गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। जो सफेद पोश लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं खरीदारी करने, जब उनकी हाथ पर जो फिंगर मार्किंग की जाती है तो वो अपनी तजलील भी समझते हैं कि एक तो पैसे देने के लिए कतारों में लगने के बाद कई जो घंटे इंतजार करने के बाद जब लेने के लिए जाएं और उनके हाथ पर, जिसने यहाँ पर पहली बार चीनी खरीदी है, तो कई लोगों ने तो आज ये भी कहा कि हम दोबारा चीनी नहीं खरीदने आएंगे, चूंकि ये तो तजलील है कि 20 रुपए 30 रुपए की खातिर वो अपनी तजलील करवाएं और अपनी हाथ पर वो निशानात छोड़े जाएं। ये एक बड़ा देखने को मिल रहा था। बल्कि आम मार्केट की अगर बात करें तो आम मार्केट में तो अब भी 110 रुपए की साथ ही रहेगा। बदमज़गी देखने में आ रही है रमजान बाजारों में। नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। 313 बाजार और अक्सरियत जो बाजारों की है वहां से बदमज़गी और इस तरह की शिकायत जो कि आमिर बयान कर रहे थे कुरैशी साहब, वो मौसूल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्या इंतजामात ठीक तरह से नहीं किए गए थे? हो क्या रहा है? लोग परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, एक तो मैं न्यू के तवस्सुत से आपको और सब देखने वालों को, तमाम अहले इस्लाम को रमजान मुबारक की मुबारक पेश करता हूँ। और आपने, जैसे आपके रिपोर्टर ने सारा कुछ फरमाया, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इसमें गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट की है। और ये नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारी ले रही है, तमाम मिनिस्टर्स कैबिनेट के उनको डिस्ट्रिक्ट असाइन किए गए हैं, 7 तमाम अराकीन असेंबली और जितने 313 बाजार है। पहले हमने देखना यह है कि इन 313 बाजारों का मकसद क्या है। देखिए, 7 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट सिर्फ रमजान शरीफ में दे रही है और गवर्नमेंट का प्लान यह है कि रमजान शरीफ के बाद भी इन रमजान बाजारों को सहूलत बाजार करार देकर इनको जारी रखा जाए। और 15 के करीब अशियाएं हैं जिसमें आटा, चीनी, दालें, सब्जियात, फ्रूट्स, घी, उनकी कीमतें 2018 के निर्खों पर रखी गई हैं। आज आप पूरी दुनिया में कहीं देख लें, पॉसिबल नहीं है कि हम 2021 में बैठे हैं और हम 2013 के रेट से। आप प्रॉब्लम कहां आ रहे होंगे? आप लोगों की तरफ से इंतजामात किए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो इंतजामात आप लोगों ने किए हैं उसके बाद उनको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि लोग तो ये शिकायत कर रहे हैं कि ना वहां पर गोश्त सही मयसर है। फिर आपने चीनी वाली रुदात भी सुन ली कि 2 किलो चीनी मिलती है 2 घंटे की लाइन में खड़ी होके, और फिर हाथ पर निशान लगा दिया जाता है कि अब आप दोबारा जो है वो इस लाइन में नहीं आ सकते, दोबारा चीनी नहीं ले सकते। फिर सब्जियों के हवाले से भी शिकायत है कि कुछ 2-4 सब्जियां मौजूद हैं, फल भी 2-4 मौजूद हैं, केले हैं या अमरूद हैं। तो इन चीजों को अब किसने देखना है? किसने लगा तो दिए गए रमजान बाजार, लेकिन अब मैनेज करना बड़ी बात है कि किस तरीके से आप लोग मैनेज करें। आखिर क्यों शिकायत आ रही है? देखिए आयशा, आप मेरी बात को जरा सुनिएगा। जी जी जी, मैं सुन रही हूं। 2 चीजें हैं, एक ये रमजान बाजार और दूसरा कोविड के हवाले से SOPs। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी तमाम दीगर इक़दामात के साथ साथ उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये 2 चीजें हैं। अब आपने अपने इंट्रो में खुद फरमाया कि पूरी दुनिया, हम चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हमारे दीन ने हमें यह दर्स दिया है कि हम मुआशरे में एतदाल रखें। हमारा दीन तो बांटने वालों को, देने वालों को पसंद करता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा हदीस मुबारक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए तबर्रा फरमाई है जो स्टॉक करते हैं चीजों को सिर्फ कीमतें बढ़ाने के प्लान से। अब जहां तक चीनी की बात है, आपने अपने इंट्रो में खुद फरमाया कि यहाँ लोग एक अमूमी रुझान बन गया
کہ لوگ چیزوں کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں. ماضی میں جب ہم نے رمضان بازار اور سہولت بازار لگائے تو ہمیں یہ کمپلین واضح دیکھنے میں ملی کہ وہی دکاندار جو چھوٹے دکاندار ہیں یا بڑے دکاندار بھی ہیں, انہوں نے اپنے سٹاف کے لوگوں کو ان لائنز میں کھڑا کیا, چینی وہاں سے پرچیز کی اور اس کو پھر مہنگے داموں اپنی دکانوں سے بیچا. ہم نے اس کے لیے میکانزم بنایا. آپ نے 2018 میں نے سن لی آپ کی بات, 2018 کے سال کی جو قیمتیں تھیں وہ آپ نے رکھی ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ مسائل پھر بھی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک کمپلین آئی ہے تو اب آپ لوگ اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے؟ آج تو ایک اور مسئلہ جو بڑا رہا وہ سڑکیں بند ہونے کا رہا, لوگ جو ہے وہ رمضان کی خریداری, اشیاء خورنوش کی خریداری کے لیے نہیں جا سکے. کہاں پر ہے حکومت؟ عائشہ, ہم من حیث القوم مورلی اتنی پستی کا شکار ہے, کوئی حکومت صرف ڈنڈے کے زور سے ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی. آپ اپنے لفظوں سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں, میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا کرے ہم سب کو وہ تمام لوگ جو لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ عقل سلیم دے. ہم سب لوگ, ہم نے کالا کالا یا رسول اللہ کا پرچم بلند کیا ہوا ہے. بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کی کوئی نیگیٹو بات آئے. ہماری جان بھی قربان ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا, پوری دنیا کو کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میری مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اقوام متحدہ پہنچ گئے, میں صرف ابھی پنجاب میں, اور مجھے رمضان بازاروں سے جو شکایات موصول ہو رہی ہیں اس کا جواب چاہیے. پلیز قریشی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ مدعے پر آ جائیں معذرت کے ساتھ. جی اچھا سن لیں. اچھا اب آپ نے خود کوسچن کیا, میں تو اس حساس میٹر میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ نے خود کہا جی سڑکیں بند ہیں. دیکھیں پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کوشش کر رہی ہے تحمل سے, تدبر سے. سوشل میڈیا بہت کچھ دکھا رہا ہے, کسی جگہ پر بھی گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ پہ نہیں لیا. کوشش کی جا رہی ہے ریکویسٹ کر کے, منت کر کے اور گفت و شنید سے مسئلہ حل کیا جائے. ایک تو آلموسٹ پنجاب میں جہاں جہاں ہرڈلز تھی وہ ختم کی جا رہی ہیں. دوسری بات میں آپ کو عرض کر دوں, رمضان الشریف کی آمد, آج پہلا رمضان کی پہلی سحری ہوگی. میں لوگوں سے بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے اپیل کروں گا کہ وہ پینک نہ ہو. اگر کسی اب سارے اگر 12 کے 14 کروڑ لوگ ایک دم اکٹھے ہو جائیں چیز پرچیز کرنے کے لیے, الٹیمیٹلی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. ایک تو کسی بھی قسم کی کوالٹی پر کمپرومائز نہیں ہے. سردار عثمان بزدار بطور چیف منسٹر اس کو خود لک آفٹر کر رہے ہیں. 36 کے 36 منسٹر ساتھ ان کے ساتھ پوری اراکین اسمبلی آن بورڈ ہے. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ساری دن رات 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. کسی شخص کو اگر کوئی چیز میسر نہیں ہے وہ اپنی کمپلین کروا سکتا ہے. کسی شخص کو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹیمز ہیں جی, چیف منسٹر بزدار صاحب جو ہیں وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. مجھے بتائیے کہ چیک اینڈ بیلنس کا کیا نظام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ کس طریقے سے چیزیں جو ہیں چیکنگ کے لیے کتنے افسران موجود ہیں؟ کیا اتنی تعداد میں موجود ہیں جو مطلب ہر چیز کو جو ہے وہ نظر میں رکھ سکیں؟ عائشہ, بڑی تعجب کی بات ہے کہ 1.5 کروڑ کی آبادی پر 30 رمضان بازار اور پرائز کنٹرول کے حوالے سے جو ہے بزدار سرکار شاید یہ بات نہیں جانتی کہ 1.5 کروڑ کی آبادی پر صرف اور صرف جو ہے 48 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے جنہوں نے لاکھوں دکانوں کو چیک کرنا ہے, جو کہ ناممکن بات ہے. اس حوالے سے اگر جرمانوں کی بات کی جائے تو عام مارکیٹ کا دکاندار یہی کہتا ہے کہ ہمیں جو تھوک مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ملتی ہیں اور وہاں پر کوئی کاروائی نہیں کرتا. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ ابھی تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے تھوک مارکیٹ میں کسی بھی بڑے ڈیلر کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی. عام دکاندار جو بیچارہ وہاں سے لے کے آتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے. 48 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, جبکہ ضلع انتظامیہ میں متعدد بار محکمہ داخلہ کو بھی لکھا ہے کہ اس کی تعداد بڑھائی جائے, چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. شہر کے 9 زون ہیں, 5 تحصیلیں ہیں, اس کے لیے ناکافی ہیں. مگر یہ تو تعداد گزشتہ ایک سال سے نہیں بڑھائی جا سکتی, تو پرائز کنٹرول کرنا تو بڑا نام. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ اس جو سینسٹیو مسئلہ ہے اور عوامی مسئلہ ہے, خاص طور پر عوام کو جس نے پریشان کر رکھا ہے, اس کے اوپر پنجاب حکومت جو ہے وہ تھوڑا غور و فکر کرے گی, جو صورتحال عامر نے بتائی ہے. اور ندیم قریشی صاحب, آپ سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہیں وہ چیزوں کو مانیٹر کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز شکایات تو آ رہی ہیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ رمضان میں بات کرتے رہیں گے کہ لوگوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے. ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پر بریک لینے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم
वेलकम बैक। तज़ब्ज़ुब का शिकार हिचकोले खाती पीडीएम की कश्ती को सहारा देने के लिए मौलाना फजल रहमान एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं। इस्लामाबाद में पीडीएम का हंगामी इजलास हुआ, मगर पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों जमातें गैर हाजिर थी, क्योंकि इस इजलास से कबल दोनों जमातों को दावत ही नहीं दी गई। इजलास में पीडीएम की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया और फिर इजलास के बाद मीडिया से हुई गुफ्तगू। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने फैसलों पर नजरसानी करें, हम बात सुनने को तैयार हैं। एक बहुत ही संजीदा फोरम, कौमी सतह का संजीदा मकासद के लिए कायम किया गया इत्तेहाद है। इन बातों के लिए नहीं कि हम किसी ओहदे पे लड़ें, किसी मनसब पे लड़ें। हमने बहुत मुश्किल मराहल अबूर किए और हम कभी नहीं चाहते थे कि एक तंजीमी मामला जो है और उस हवाले से एक शिकायत उसको हम चौकों चौराहों पे ले आए। मुकम्मल एहतराम के साथ उनके वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए उनसे एक वजाहत तलब की गई और हम ये समझते हैं कि अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, पीडीएम की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठकर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दोनों जमातों के सियासी कदकाठ का तकाजा था कि बावकार अंदाज में वजाहत का जवाब देती। गैर जरूरी तौर पर इसको इज्जत नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाजों के मुताबिक नहीं था। दोनों जमातें वजाहत देने के लिए पीडीएम का सरबराही या स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का भी तकाजा कर सकती थी। एक तरफ तो वो पीडीएम को जोड़ने की और फैसलों पर नजरसानी की बात करते रहे, तो दूसरी तरफ सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे, मेच्योरिटी पैदा करें, सियासत में वक़ार पैदा करें। 35 साल और 70 साल की उम्र में फ़र्क होना चाहिए। और अब इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मौलाना के अल्फाज को काफी नामुनासिब करार दिया और साथ ही मुआफी का मुतालबा भी कर डाला। जबकि गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी पीडीएम से मुतालबा किया गया था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुआफी मांगी जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पीडीएम के ओहदों से मुस्ताफी होने के ऐलान के एक रोज बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपने इस्तीफे ऑपोजिशन इत्तेहाद के सदर मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिए। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। पीपल्स पार्टी डिमांड्स एन अनकंडीशनल अपॉलजी टू द अवामी नेशनल पार्टी एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर दिस obnoxious। चेयरमैन बिलावल के पीडीएम के वजाहती नोटिस को फाड़ने पर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमें वजाहत देती और अपनी मजबूरी बताती कि उसको कुर्सी चाहिए थी। जो जमात अपनी जुबान से फिर जाए वो पीडीएम में नहीं। पीडीएम जो हुकूमत को टफ टाइम देने और गिराने के लिए वजूद में आई, आज खुद वेंटिलेटर पर आ चुकी है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं। दोनों जानिब से मुआफी के मुतालबे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीडीएम की डूबती कश्ती को मौलाना बचा पाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी फिर से पीडीएम का हिस्सा होंगी? इसी पर बिल्कुल हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि वजाहत तलब करना जो है वो हमारा हक था, बावकार तरीके से आप लोग जो है वो उसका जवाब दे देते, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, या फिर पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो भी बुलाया जा सकता था। ये एक बात उन्होंने की और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ जो है वो नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि आप लोग जो है वो बाप को बाप ही बना लेंगे। नाज़रीन देखिए, मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बहुत से जो है बातें की हैं। अच्छी बात है पहले तो ये कि वो सेहतयाब हो गए हैं, उनको अल्लाह ताला ने सेहत दी है। उनके जो बाप और किसी बाप की बात किया, देखिए मौलाना साहब हमारी उम्मीद थी कि वो पीडीएम के सदर रहेंगे। हमें ये नहीं पता था कि वो मुस्लिम लीग नवाज के कायम मकाम सदर बन जाएंगे। अच्छा। देखिए क्या उन्होंने ये जवाब तलबी की कि मुस्लिम लीग नवाज को, पहली बात तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है और 10 जमातों का पीडीएम का इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद है, कोई जमात नहीं है, ठीक है। और हम किसी को जवाबदेह नहीं है, न वजाहत देने का। अगर उनको बहुत सी चीजें अगर कोई वजाहत चाहिए थी या कोई बात थी तो पीडीएम की मीटिंग बुला लेते जैसे सदर, या स्टीयरिंग कमेटी में बुला लेते। आज भी मीटिंग उन्होंने हमें नहीं बुलाया। उससे पहले स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी को नहीं बुलाया गया। क्या मौलाना साहब ने ये पूछा
کہ پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کر کے وہاں پر بلا مقابلہ پنجاب میں کیسے سیٹیں حاصل کر لی. حالانکہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ 22 ووٹ جو ایکسٹرا تھے وہ ہمیں انہوں نے دینے تھے، اور ہمارے اپنے ممبرز بھی تھے، اور ہم شاید سیکنڈ پریورٹی لے کے ہم اپنے جو ہے سینٹر بنا لیتے، لیکن وہ وضاحت نہیں طلب کی. انہوں نے یہ وضاحت طلب نہیں بتایا کہ مولانا صاحب کی جماعت نے لاڑکانہ میں وہاں پر لوکل اتحاد کر لیا پی ٹی آئی کی جماعتوں کے ساتھ اور ہمارے خلاف جو مارچ بنا تھا اس پہ تو مولانا صاحب نے جواب طلبی نہیں دی. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کے پی میں جو الیکشن تھا جہاں پر جنرل سیٹ پہ مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے جو ہے جو ان کا حق نہیں بنتا تھا لڑنے کا ان کو لڑایا، اور جہاں پر ہمیں 3 بلا مقابلہ سیٹیں ملنی تھی ہمیں 2 کیوں ملی لڑکے. تو یہ وضاحت نہیں صرف پیپلز پارٹی سے وضاحت الگ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب تو دیکھیں ماضی میں بھی 2002 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قومی اسمبلی میں میجورٹی تھی. کونڈی صاحب اب کرنا کیا ہے؟ جمہوری ٹول استعمال کریں گے؟ پنجاب اور وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک لا کر، وفاق میں تو ہم نے دیکھا کہ تحریک لائی گئی، ناکام ہو گئی، کچھ نہیں ہو سکا. پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سینٹ میں نون لیگ کو لانا تھا، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا لے آئے. تو وہ لوگ تو غداری کا الزام آپ کے اوپر لگاتے ہیں. سینٹ میں پہلے جب عدم اعتماد کی تحریک آئی 14 مدد گئے، لیکن اب مجھے بتائیں یوسف زکرانی سب سینٹر بنے نا کہ نہیں بنے؟ وہ بنے، اور ان کو 169 ووٹ ملے، 3 ووٹ خراب ہوئے، 172 پرائم منسٹر کے ووٹ کے آپ کو 172 چاہیے. تو یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے پنجاب میں؟ آج دیکھیں آج جہانگیر ترین صاحب نے علیحدہ گروپ قائم کیا ہوا، ان کے ساتھ علیحدہ ممبرز ہیں، 20 ممبر ان کے ساتھ 21 ممبر. پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مرکز میں اور پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں لانا چاہتے، پی ٹی آئی کو کیوں مضبوط کرنا چاہتے ہیں. حکومت ختم کرنی ہے نا، تو آپ عدم اعتماد کے ذریعے ختم کریں. ہمارا جو پلان آف ایکشن تھا پی ڈی ایم میں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے، عدم اعتماد کی تحریک کے بعد آخری اربع ہمارا استعفے ہوں گے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کس نے کہا، کن کے کہنے پہ انہوں نے کہا نہیں آپ استعفے دے لانگ مارچ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب کوئی بات ہو سکتی ہے مولانا صاحب کی اس بات کے بعد؟ کیونکہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ اگر کوئی بات کی ہے تو یقیناً وہ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کی واپسی جو ہے وہ ہو جائے. پیپلز پارٹی کا ساتھ ضروری ہے، پی ڈی ایم نے یہ بھی بڑا واضح کر دیا ہے. تو کتنی لچک جو ہے وہ آپ کی طرف سے دکھائی جائے گی؟ اب ہم نے بڑا کلیئرلی کل پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے، پیپلز پارٹی اور این پی کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے. ہم اس وقت واپس آئیں گے جب انکنڈیشنل معافی مانگی جائے گی. ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے. مولانا صاحب کو چاہیے تھا، وہ پریزیڈنٹ ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ خاقان بھائی صاحب سے کہتے کہ آپ جا کے ان کو شو کاز دیں یا وضاحت دیں. ہم کسی کے جواب دے نہیں ہے، نہ ہم شو کاز کا جواب دیں گے نہ ہم وضاحت کا جواب دیں گے. جن کو کوئی ریزرویشنز تھی تو ہمیں میٹنگ میں بلا لیتے. انہوں نے ہمیں میٹنگ میں نہیں بلایا، ہمیں اسٹیئرنگ کمیٹی میں نہیں بلایا، آج لیبر کمیٹی میں نہیں بلایا، اور پھر کہتے ہیں آپ لوگ آج یا خود ہی آ جائیں. خود ہی آنے والے ہم نے اپنے احتجاجن اپنے استعفے پیش کیے ہوئے ہیں. جب تک ہم سے انکنڈیشنل معافی نہیں مانگیں گے ہم پی ڈی ایم کی میٹنگ میں نہیں جائیں. تو بات تو پھر انا کی آ گئی ہے، ایگوز پر آ گئی ہے. کنڈی صاحب آپ لوگ اس طرح کی شرط لگا رہے ہیں، جو کہ شرط اس طرف سے بھی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ معافی مانگیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ معافی مانگیں. تو آپ اس طرح کی شرط کہیں اس لیے تو نہیں رکھ رہے کیونکہ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید اب آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اپوزیشن کے اس اتحاد میں، آپ لوگ کوئی ڈیل ویل کر چکے ہیں؟ اگر ہم پہ تو یہ پہلے بھی یہ الزام لگایا کہ جی پی میں الیکشن ہو رہا تھا اور کہہ رہے تھے آپ کی ڈیل ہو گئی ہے. آپ کے میڈیا کے چینل بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ کی ڈیل ہو گئی، آپ کی چیف منسٹر بن رہے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا. پھر ابھی آپ دیکھیں ہم نے پی ڈی ایم سے کہا کہ ہم نے نون سے کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے آپ قومی اسمبلی میں اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے سینٹ کا اسلام آباد سے. انہوں نے ہمیں ٹاس ہے کہ آپ لے کے آئیں. تو مسئلہ یہ ڈیل ہم نہیں کرنے والے. ہم نے پھانسیاں چڑھے، ہم نے کوڑے کھائے ہیں، ہم نے جیلیں بھری. ہم نے پریزیڈنٹ زرداری نے ریسنٹلی 14 سال جیل کاٹی. ہم باہر نہیں گئے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے رہے. ہم نے جیلے کوڑے ہمارے ورکروں نے کھائے. ہم نے کبھی ڈیل نہیں کی ہے. ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے مشرف کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ایوب کی امریت کا مقابلہ کیا. یہ امریتوں کے مقابلے پاکستان پیپلز پارٹی نے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہماری طرف سے تو ایسا اس پر کوئی لچک اس طرح سے نہیں دکھائی جائے گی. معافی مانگیں گے تو بات جو ہے وہ آگے چلے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ عزت نفس پر جو بات آ کر رک گئی ہے. ادھر سے بھی معافی کا مطالبہ ہے، ادھر سے بھی معافی کا مطالبہ ہے. مولانا صاحب اپنی کوششیں تو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بات بنتی ہے یا نہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
रमजान मुबारक की आमद हो गई है और आमद से पहले ही सर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना जो है वो मुहाल कर रखा है। मगर दूसरी तरफ माली बहरान का शिकार कोटा के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ मुलाजमीन को अपने बच्चों की तालीम और 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। फंड्स की अदम फराहमी के बाद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और पेंशनर्स को फरवरी की आधी और मार्च की मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी है। माजी की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभालते ही तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया था, लेकिन ऐलान महज ऐलान ही रहा। मुनज़्ज़म लाइहामल ना होने की वजह से तालीमी सूरत हाल बेहतर होने की बजाय अबतर ही होती जा रही है। यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारे मुख्तलिफ मसाइल के सबब एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले बुनियादी जिम्मेदारियां अदा करने से भी कासिर हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हुकाम के मुताबिक माली बहरान की बड़ी वजह HEC की जानिब से यूनिवर्सिटी के फंड्स में की गई 50% कटौती है, जिसके बाद मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज लेकर यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है और अब ये कर्ज 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि साबिक मुलाजमीन की पेंशन और ठेकेदारों की मद में वाजिबुल अदा रकम 43 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मगर ना तो वफाकी हुकूमत की तवज्जो मिल पा रही है और ना ही सूबाई हुकूमत ने अब तक कोई कदम उठाया है। इन हालात में सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये कैसी तब्दीली है, आखिर ये कैसी तालीमी इमरजेंसी है जो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने के बायस बन रही है। सोचने की बात यह भी है कि यूनिवर्सिटी के ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 15 से 20 हजार के दरमियान है, वो किन हालात में जिंदगी बसर कर रहे होंगे, वो कैसे घर के और बच्चों की तालीम के अखराजात उठाएंगे। आखिर बलूचिस्तान में हालात क्यों नहीं बदल सके, वो क्या रहा है, आखिर माली बहरान की वजह क्या है, क्यों हुकूमत की जानिब से फंड जारी नहीं किए जा रहे। इसी हमारे से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर कलीमुल्ला बड़ेज साहब, सदर हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है डॉक्टर साहब, तालीमी इमरजेंसी नाफिज हुई मगर उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो यूनिवर्सिटी की ये है कि फंड्स नहीं है, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। कब से चल रहे हैं आखिर ये मसाइल? असल में हमारे ये मसाइल जो है पिछले 1 साल से ये मसले चलते आ रहे थे। हमने मार्च 2020 को वाइस चांसलर जिसका अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके अपॉइंटमेंट भी हमने अदालत में चैलेंज किया था, उसकी अपॉइंटमेंट गलत हुई थी। तो उस वक़्त से हम वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और ट्रेजरर को कहते रहे कि यूनिवर्सिटी के बजट में माली बहरान का शिकार होने जा रही है, आप मेहरबानी करके सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से रब्ता करें। बजाय रब्ता करने का उन्होंने यूनिवर्सिटी की जो सेल्फ फिनांस स्कीम के पैसे जमा थे वो खर्च किए और बैंकों से कर्जे लिए। 1 अरब 30 करोड़ रुपए अब यूनिवर्सिटी कर्जदार है। अब तो सूरत हाल ये है कि हमें आपने जो बताया कि हमें फरवरी की आधी तनख्वाह मिली है, अभी तक इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली। हर रोज़ा शरीफ है, मुलाजमीन सख्त प्रॉब्लम में है। हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान ने हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसके नतीजे में वाइस चांसलर ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस कामरान मुदाखिल साहब ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को सख्ती से ताकीद किया कि कल यानी मंडे को यूनिवर्सिटी के तमाम मुलाजमीन को उनकी मुकम्मल तनख्वाह अदा की जाए, लेकिन कल और आज तक हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली। अब सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा हमें आधी तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि क्या यूनिवर्सिटी की जानिब से सूबाई हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत को आगाह किया गया, और अगर किया गया तो कोई एक्शन लिया गया उनकी तरफ से, कोई मदद की यकीन दहानी कराई गई? हमने सूबाई हुकूमत के साथ हम बहैसियत एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और दीगर हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथियों ने सूबाई हुकूमत को बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे और फेडरल गवर्नमेंट से HEC से जो PTI के मंशूर में था कि वो बजट में इजाफा करेंगे, खसूसन हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में। आपको पता है कि पिछले साल का पाकिस्तान का पूरा बजट 4000 अरब रुपए था, जिसमें सिर्फ 60 अरब रुपए 200 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों को दी गई, जो इंतहाई कम है। और दूसरी तरफ वाइस चांसलर की नाअहलियत और ट्रेजरर की नाअहलियत का इंतहा है कि इस गंभीर सूरत हाल में भी वो खुद हमारे वाइस चांसलर जो है 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, जो मार्च में उसकी तनख्वाह सिर्फ 4 लाख थी। अब उन्होंने सितंबर में उसमें इजाफा करके सिंडिकेट के अप्रूवल के बगैर अपने और प्रो वाइस चांसलर की तनख्वाह में लाखों रुपए इजाफा करके 90% उन्होंने इजाफा किया। वो खुद 1,10,000 हाउस रेंट ले रहे हैं और 5 लाख उसका बेसिक है।
تو جب اس کے لیے تنخواہ ہے ملازمین جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ملازم جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ بھی اب وقت پہ ادا نہ کرے اور آدھی ادا کرے تو اس صورتحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیاں بہتر چل سکتی ہے. ایکیڈمک ایٹماسفیئر میں اس طرح کے ایٹماسفیئر میں فیکلٹی ممبر جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہے, اس کے گھر میں پرابلم ہے, فائنینشیل پرابلم ہے. ہمارے یوٹیلیٹی بل گیس بجلی اور گیس قیمت میں ابھی تک ہم ادا نہ کر چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں میں چاہوں گی, ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا, آخر میں چاہوں گی کہ وزیر اعظم یا پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس وقت آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس پر. اس میں میسج تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود وعدہ کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں وہ انویسٹ کریں گے, بجائے انویسٹمنٹ کے 102 ارب روپے ان کی حکومت سے پہلے ریکرنگ بجٹ تھا وہ لا کے 60 بلین تک رکھ دیا. صوبائی حکومت نے گو کہ ہمیں پیسے کچھ دیے تھے, ابھی 25 کروڑ روپے یونیورسٹی کو قرض دیے, جو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ یونیورسٹیوں کو آپ قرض دیتے ہیں. یونیورسٹیوں کا کام جو ہے انکم جنریشن نہیں ہے, وہ معاشرے کے لیے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے سروسز دے سکے. تو صوبائی حکومت اور ہائر وفاقی حکومت کو فوری طور پر اس بابت بیل آؤٹ پیکج دینا چاہیے. ہمارے یوٹیلیٹی الاؤنس, گروپ انشورنس, ہاؤس ریکوزیشن, جو قانون میں ہمارا حق ہے, ہمارے سینڈیکیٹ نے جو فیصلے کیے ملازمین اور اساتذہ کے حوالے سے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. اور ہائی کورٹ آف بلوچستان کے چیف جسٹس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ وائس چانسلر نے کیا اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لے تاکہ اساتذہ اور ملازمین, کل رمضان شریف شروع ہو رہا ہے, اس کی تنخواہ وقت پہ ہو اور یہ سلسلہ سموتھلی چلتا رہے اور ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, نہ کہ ہم آ کے کلاس میں اپنے فائنینشیل ٹینشن میں رہے. اس طرح کی صورتحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر تعلیم دے سکیں گے اور ہم کمپیٹ کر سکیں گے ود ان دی کنٹری اور ابراڈ کے دنیا کے دوسرے ممالک. ڈاکٹر کریم اللہ بڑیج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ہی لاجیکل بات وہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکتا ہے تنخواہیں جو ہیں وہ دی جا سکیں تاکہ رمضان شریف کل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جو اپنے اخراجات ہیں ان کو کسی طریقے سے میٹ کر سکے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کیسی تعلیمی ایمرجنسی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایمرجنسی میں پڑی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے. تعلیم تو وہ چیز تھی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی پرائیورٹی لسٹ میں تھی, سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جائے گا, لیکن اب تک نہیں نظر آ رہا اور صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مزید ابتر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.